हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल पर शिव उपाध्याय बायो क्लासेस में। बच्चों, आज हम देखने वाले हैं ये क्लास 9 का लास्ट लेक्चर होगा, अंतिम लेक्चर होगा। इस लेक्चर्स के बाद आप कह सकते हैं कि क्लास 9 के सारे चैप्टर्स फाइनल रूप से कंप्लीट किए जा चुके हैं इस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है ना। तो ये लास्ट लेक्चर बहुत ही छोटा है, मुश्किल से 10 या 12 मिनट का होगा, जिसमें आज हम देख लेते हैं छोटे छोटे टॉपिक हैं, जैसे बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, उसी में कार्बन साइकिल के साथ साथ ऑक्सीजन साइकिल यानी कि हम हाइड्रोलॉजिकल साइकिल देख लेंगे और ओजोन लेयर्स के बारे में थोड़ा बहुत समझ लेंगे। ओवरऑल इस लेक्चर्स को हम लोग मुश्किल से 15 मिनट के अंदर कंप्लीट कर देंगे। लेकिन ये लेक्चर्स है तो छोटा, काफी इंपॉर्टेंट होगा, यहाँ से क्वेश्चंस काफी बन सकते हैं क्लास 9 में, और काफी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। हालांकि क्वेश्चंस तो देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो उन सारी चीज़ों को जो व्यवहारिक जीवन में आप इस चीज़ को देखते हैं, उन्हीं को अपने दिमाग में उसको जोड़ करके हम इस टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है। वीडियो का दोस्तों अच्छा लग रहा है देन आप लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जो ना किए हों, इस प्रकार से आप लोग आगे बढ़ाएंगे। और अब हम लोगों का 12th का तो ऑलरेडी सारे चैप्टर्स पहले ही ऑलरेडी समाप्त हैं। 10th का समाप्त हो चुका है। आज हम लोग 9th का भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद में अब हम लोग वन शॉट क्लास में मिलेंगे, जिसमें आपको सारे चैप्टर्स को मुश्किल से 40 से 45 मिनट्स के अंदर सारे चैप्टर्स को हम कहेंगे कि सिंक्रोनाइज करेंगे, यानी इस तरह उसको अरेंजमेंट करेंगे जिससे आपके जहन में पूरा चैप्टर्स कम समय में आ जाए। ठीक है ना। तो यानी कि अभी तक जो बच्चे अभी ना पढ़े भी होंगे तो भी आप लोग जो आने वाले जो हमारे लेक्चर्स होंगे यानी वन शॉर्ट क्लासेस होगा उसको जरूर देखिएगा और बढ़िया से नंबर गेन करिएगा। ठीक है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम कुछ पॉइंट्स लिख चुके हैं, उसको ऑलरेडी आपके सामने लिखा हुआ है। मैं एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट होगा जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे, इसमें क्या करने वाले हैं देखो। पहला दिया गया भैया कि बायो जियो केमिकल साइकिल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बायो जियो केमिकल साइकिल। दोस्तों देखिए, बायो में लग रहा है ना कि कोई लिविंग है, जियो केमिकल्स मतलब हो जाता है कि इसमें कोई चीज अर्थ यानी घूम रहा होता है, सर्कुलेट कर रहा होता है। सिंपली आप इसमें ये कह सकते हैं, आपको पता है कि हमारे आपकी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी जिंदगी को सपोर्ट करने के लिए मात्र एक एनर्जी ही नहीं है, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स होते हैं या हम कह सकते हैं बहुत सारे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिना उनके भी हम कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना। जैसे कि बहुत सारे हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ये तमाम चीजें जो भी आपके सामने दिखाई पड़ रही हैं, ये सब चीज भी मिल करके कहीं ना कहीं हमें सपोर्ट करती हैं, ताकि हम अपने आप को सर्वाइव कर सके, अपने आप को एग्जिस्ट कर सके अर्थ के ऊपर। ठीक है ना। एनर्जी तो एक है ही है, लेकिन होता क्या है कि जब कोई भी न्यूट्रिएंट्स या कोई भी कह सकते हैं कंपाउंड्स, केमिकल जो होता है जो एनर्जी के रूप में जाने जाते हैं, जब वो बॉडी में सर्कुलेट करता है, यानी हम कह सकते हैं कि किसी बायोटिक से ए बायोटिक तक इनका जो ट्रांसफ्यूजन हो रहा है, जो ट्रांसफर हो रहे हैं, यही बायोजियो केमिकल के फॉर्म में हम लोग समझते हैं। यानी इस प्रकार से कह सकते हैं कि ट्रांसलोकेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द बायोटिक टू द एबायोटिक कंपोनेंट इज कॉल्ड एज द बायोजियो केमिकल साइकिल। ठीक है ना। तो छोटे छोटे पॉइंट्स है, इसको समझते हुए चलेंगे ताकि हमारा जो बेसिक चीजें होंगी वो दिमाग में जरूर रहे, है ना। चलिए, जिससे आप अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो देखिए, एक कंटिन्यूअस इंटरेक्शन होगा यानी किसके बीच में, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में। ठीक है। कहाँ पर हो रहा है, तो बायोस्फीयर में हो रहा है, जिससे हमारा पूरा का पूरा बायोस्फीयर कैसा होता है, डायनामिक होता है, मजबूत होता है, स्थिर होता है। मतलब क्या हुआ कि सर्कुलेशन ऑफ द बायोजेनिक न्यूट्रिएंट, है ना, वही जो भी न्यूट्रिशन की बात मैंने की थी, वो सारी चीजें जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, वाटर एंड एनर्जी, ये तमाम चीजें मिल करके हमारे जीवन को, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को एग्जिस्ट करती हैं, अर्थ पर स्टेबल बनाती हैं। यानी कि it is not say that is the only energy cannot be effort and support to our life। ये तमाम चीजें जरूरी है, जिसकी वजह से हमारा जीवन बहुत ही बेहतर तरीके से, सुचारू ढंग से आगे कंटिन्यू बढ़ता चलता है। क्लियर है बात। तो इसी को बायोजियो केमिकल साइकिल कहते हैं। सेकंड देखेंगे दोस्तों, दिया है कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, यानी इसको बोलते हैं वाटर साइकिल। सिंपल जानिएगा, पानी का एक मरतबा
गिरना ऊपर से रेन के फॉर्म में, किस तरह से वो आगे बढ़ता है और धीरे धीरे फिर एक बादल बनाता है, बारिश होता है, ये पूरा का पूरा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल है, ठीक है ना। तो उसको हम बहुत ही एक बहुत सूक्ष्म रूप से इसको मैं लिखा हूँ, लेकिन इसको बहुत अच्छे से मैं क्लियर करता हूँ। देखो, हाइड्रोस्फीयर होता है पानी, धरती पे अर्थ पे जानते हैं कि लगभग 71% तो पानी ही पानी है। हालांकि इसके वाटर बॉडीज में भरे रहते हैं, चाहे वो समुद्र हो, ओशियन हो, रिवर हो, पॉन्ड्स हो, या हम कह सकते हैं लैक हो, ये तमाम चीजें क्या है, एक वाटर बॉडीज है, यानी इसमें पानी भरा हुआ है। हम जब ऊपर से देखते हैं तो हमारा जो अर्थ होता है, यानी कि जो हमारा ये ग्रह है, प्लेनेट है, ये हमको ब्लू कलर का दिखाई पड़ता है, क्योंकि जस्ट बिकॉज ऑफ द वाटर। यानी हमको ये समझ में आया कि हाँ, पानी तुम्हारे अर्थ पर लगभग लगभग कह सकते हैं कि 70 से 71% पानी ही पानी है, तो बहुत ज्यादा पानी है, ध्यान दीजिएगा। अब कह क्या रहा, उस पानी जिस जगह पर, यानी पानी की जो अवेलेबिलिटी है अर्थ पे, उसको हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है, जिसे लिथोस्फीयर मिट्टी की बात करते हैं, एटमॉस्फेयर आप जान ही गए होंगे सब, ये तमाम चीजें मैंने ब्रांच में डिवाइड किया था। अब हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर क्या कहता है, ये एक्सचेंज करता है किसको, वाटर को, किसके बीच में, दे एटमॉस्फेयर, लैंड, ग्रोथ या ग्राउंड वाटर एंड द लिविंग और बीइंग, यानी किसी भी लिविंग बीइंग के पास जाने से पहले इस वाटर को कहाँ कहाँ से आना पड़ता है, कहाँ कहाँ से गुजरना पड़ता है। जैसे आप जानते हैं कि किसी एक सफल व्यक्ति को सफल बनाने के पीछे बहुत सारी रहस्य छिपी रहती हैं। जीरो से उठता है बेचारा, मेहनत करता हुआ, धीरे धीरे हर एक स्टेप को आगे क्रॉस करता हुआ, तब एक समय ऐसा आता है जब बहुत सारी कठिनाइयों का सामना कर करके वह व्यक्ति अपने आप को मजबूत बना लेता है, तब वो एक दिन वो चमकता है। समझ पा रहे हैं, क्योंकि सफलता एक दिन में मिलने वाली चीज नहीं है, इट इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस। एक लगातार निरंतरता, आप अपने कार्य में दिन रात लगे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एकाग्रता के साथ लगे हुए हैं, तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलना ही मिलना है। ऐसे ही पानी तो ऊपर से एज ए ड्रॉपलेट के फॉर्म में बूंद के रूप में धरती पर गिरती है, लेकिन इसको फिर से इवापोरेट होकर के कैसे ऊपर जाना है, ये करने में, एक चक्र करने में एक समय लगता है, एक दायरा फिक्स होता है। समझ आई बातें, बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, उन्हीं स्टेप्स को हम लोग समझ लेते हैं। इसमें कौन सा स्टेप है, देखो, जैसे देखेंगे स्टेप नंबर 1, इवापोरेशन। आप जानते हैं कि कोई, जब हम लिक्विड जो होता है, यानी पानी जो भरा होता है, सबसे पहले वो गैसियस अवस्था में होता है, ड्यू टू अपटेक ऑफ द रेडिएशन एंड एनर्जी को लेता है, ट्रैप करता है एनर्जी को, कहाँ से, बाई प्लांट। आप जानते हैं पौधा कैसे पानी को इवापोरेट करेगा, तो ट्रांसपिरेशन करता है। ट्रांसपिरेशन आप जानते होंगे, द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज द ट्रांसपिरेशन। पत्ती से है, फ्लावर से है, फ्रूट से है, स्टेम से है, ये सब उसके एरियल पार्ट्स होते हैं, तो वहां से पानी भाप बन के ऊपर जाता है, दैट इज कॉल्ड द ट्रांसपिरेशन। ये किसमें पॉसिबिलिटी है, ये प्लांट में है। एनिमल में देखेंगे तो एनिमल में आप जानते हैं कि स्वीट होता है, पसीना होता है, रिस्पायरेशन आप करते हैं, तो इस माध्यम से बहुत सारे वाटर ड्रॉप्स निकलते हैं, वो ऊपर चले जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, ठीक है ना, ये ध्यान देना। कंडेंसेशन क्या है, जब यही वाटर वेपर की मात्रा बहुत तगड़ी बढ़ जाती है, यानी वाटर वेपर की अगर बढ़ा है, तो जाहिर बात है कि जो इसमें ड्रॉपलेट होंगे, ये ड्रॉपलेट के अराउंड में क्या हो जाते हैं, डस्ट आ जाते हैं। यानी जो डस्ट के पार्टिकल एटमॉस्फेयर में है, उसके चारों तरफ अब कौन आ गया, ड्रॉपलेट बिल्कुल बंधा पड़ा हुआ है, और इससे क्या होता है, ये लोग मिल करके क्या बनाते हैं, क्लाउड बना देते हैं, यानी बादल बन गया। अभी बादल बनना यानी किस प्रोसेस से, कंडेंसेशन हो गया, वाटर ड्रॉप क्या हो गया, एक पार्टिकल्स के चारों तरफ घिर गया और क्लाउड का फॉर्मेशन हो गया। फिर देखेंगे प्रेसिपिटेशन, यानी कोई चीज बैठ जाना नीचे, जैसे चौक को पानी में घोलते हो, तो चौक कंप्लीट रूप से उसमें विजिबल नहीं होता, वो जाके उसके लेयर में बॉटम में बैठ जाता है, दैट इज प्रेसिपिटेशन। देखिए, वेपर कंडेंस हो जाते हैं, यानी जितने वेपर आपस में कंडेंस इकट्ठा बैठ जाते हैं, फॉर्म क्या करते हैं, क्लाउड बनाते हैं। बाद में ये रेन और स्नो के फॉर्म में आपको दिखाई भी पड़ते हैं। क्या होता है कि ड्रॉपलेट बाद में कूल हो जाता है, ठंड हो जाता है, कूल होने के बाद आप देखेंगे कि रेन बना देता है। यानी जो ड्रॉपलेट ठंड होने के बाद, यानी क्लाउड बना, फिर ड्रॉपलेट ठंड हुए, फिर आपके सामने रेन के रूप में आते हैं, फिर वो आकर के वाटर बॉडीज में, ओशियन में या अर्थ में या लैंड्स में, ये आकर के फिर इकट्ठा हो जाते हैं, फिर ये कंटिन्यू प्रोसेस रिसाइकल होती रहती है। फाइनली देखेंगे इनफिल्ट्रेशन। आप जानते हैं कि जो रेन वाटर है, जो लैंड पर फॉल किया जाता है, ये डज नॉट फ्लो इन द सी डायरेक्ट, सारे पानी धरती पे गिर करके समुद्र में थोड़े न जाते हैं। कुछ पानी मिट्टी के अलग अलग एरिया में पोरस माध्यम के थ्रू क्या करते हैं, धीरे धीरे नीचे बैठ जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, है ना। वो देखो, इवन द अंडरग्राउंड वाटर, यानी ये पानी अंडरग्राउंड फॉर्म में क्या होता है, स्टोर हो जाता है। तो इसको बोलते हैं कि कुछ वाटर क्या इनफिल्ट्रेट कर गया है, नीचे की तरफ धस गया है, बैठ गया है, तो इनफिल्ट्रेशन कहा जाता है। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। क्लियर है बात, ध्यान से समझिएगा। पानी का
पानी की बूंदों से लेकर के पानी के भाप के बनने तक का, इवापोरेट होने की कंडेंस के बाद तक का इन्फिल्ट्रेशन होते 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 पानी किस तरह से भरा था। आपके अगल बगल आपके गांव में पानी भरा होगा, टेम्परेचर खूब होता है, पानी भाप बन के उड़ जाता है, उड़ करके गर्मी में देखा होगा बादल बन जाते हैं काले घने, फिर धीरे धीरे एक माहौल बनता है, फिर पानी गिरना शुरू हो जाते हैं, पानी फिर वहीं पे आते हैं, फिर पानी, ये साइकिल होते रहते हैं, ठीक है ना। इसको प्रिजर्व करने के लिए बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें पानी को हम लंबे समय तक प्रिजर्व कर सकते हैं फॉर द यूज ऑफ द ह्यूमन बीइंग, राइट। फिर देखेंगे हम नाइट्रोजन साइकिल क्या है। देखिए नाइट्रोजन आप जानते हैं कि बिना नाइट्रोजन के कल्याण है ही नहीं, चाहे वो एनिमल्स हो चाहे प्लांट्स हो, सब लोग नाइट्रोजन अपना लेते हैं, बिना नाइट्रोजन के चलेगा नहीं, क्योंकि ये भी नाइट्रोजन की मात्रा कम नहीं है, काम भर का नाइट्रोजन आप जानते होंगे, 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में यही है ना। तो ये नाइट्रोजन क्या करता है, जैसे प्रोटीन अमीनो एसिड है, ये सब इसी सबसे बना हुआ, जान लीजिएगा। अब इन सबके बनने के पीछे नाइट्रोजन का है पूरा खेल। अब ये नाइट्रोजन कैसे ये सर्कुलेट करता है, यानी कोई भी ऐसा सर्किल, ऐसा सर्कुलेशन जिसमें नाइट्रोजन मूव करता हो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर पॉइंट्स, तो ये कैसे नाइट्रोजन का रिसाइकल हो रहा है, दैट इज कॉल्ड द नाइट्रोजन साइकिल। अब देखेंगे शुरू कहाँ से हो रहा है, क्या करता है, कौन कौन से स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले इसको बायोलॉजिकल फिक्सेशन, देखो नाइट्रोजन डायरेक्टली प्लांट हैव द नो एबिलिटी टू कैच द नाइट्रोजन, उसके पास वो बर्तन नहीं कि डायरेक्टली नाइट्रोजन को अपटेक कर सके, इसीलिए वो धीरे धीरे नाइट्रोजन को पहले अमोनिया, फिर नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट, ऐसे से करके फिर धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट में क्या करता है, वो खींचता है, समझिएगा। होता क्या बायोलॉजिकल फिक्सेशन में होगा, प्लांट कैसे लेगा, तो कुछ इसमें बैक्टीरिया है जिसका नाम एजाटोबैक्टर है, क्लास्ट्रीडियम है, और ये बैक्टीरिया क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया होते हैं, ध्यान दीजिएगा। और उसी में कुछ बैक्टीरिया होते हैं जिसका नाम है राइजोबियम, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेसिंग बैक्टीरिया भी होता है। खास तौर पर ये बैक्टीरिया आपको लेगुमिनस प्लांट जो होते हैं, दलहनी पौधे होते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं उसमें दोस्तों गांठ पाया जाता है, नोड्यूल पाया जाता है, उसी नोड्यूल्स में जाकर के ये बैक्टीरिया राइजोम बैठ जाता है, जिससे वो सिम्बियोटिक कैरेक्टर्स या सिम्बियोटिक नेचर को फॉलो करता है। रूट ने उसको रहने का जगह दिया है और बदले में उसको नाइट्रोजन देता है, यानी कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों के बीच में है कि तुम मुझे रोटी दो मैं तुम्हें सब्जी दूंगा, वही वाला कहानी राइजोबियम बैक्टीरिया का है। इसके साथ इन द रूट नोड्यूल ऑफ द लेगुमिनेसी प्लांट, जो कि लेगुमिनेसी फैमिली से आ रहा है। इसी में कुछ बैक्टीरिया है, सर्टेन बैक्टीरिया दोस्तों, जैसे देखेंगे एल्गी, एल्गी में कौन है, बीजीए, बीजीए मतलब तो ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी में कौन, एनाबीना है, नोस्टॉक है। ये भाई लोग क्या करते हैं, ये कहते हैं कि हम नॉन लेगुमिनस प्लांट के बीच में नाइट्रोजन फिक्स करेंगे, वो भी कौन है, जिंकगो है, एक पौधा जिंकगो, यहाँ पर नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, जो कि एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को ये नाइट्रेट के फॉर्म में दे देते हैं और पौधा आराम से अपनी जिंदगी सफल बनाता है, सारे फूड को अपने अंदर स्टोर करता है, फॉर्म करता है और अच्छे से ग्रो करता है, राइट। तो ग्रोथ करने के लिए, डेवलप करने के लिए ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती है। बात समझ में आई। अब देखेंगे इसमें बायोलॉजिकल फिक्सेशन में, जैसे मैंने कुछ बनाया है देख लीजिए। नाइट्रोजन गैस जो होता है दोस्तों एटमॉस्फेयर में होता है, ये बायोलॉजिकल फिक्सेशन करने के लिए नाइट्रोजन का कैसे का प्लांट ने इसको लिया प्लांट प्रोटीन के रूप में, फिर ये एनिमल न्यूट्रिशन करेगा, एनिमल प्रोटीन बनाएगा। फाइनली आप देख सकते हैं कि एनिमल प्रोटीन जो था ये यहाँ पर होगा क्या, अमोनिफिकेशन, और अमोनिफिकेशन से ये आ जाएगा एनिमल जो सॉइल में होते हैं, ये इसको अमोनिया, ठीक है ना, अमोनिया कन्वर्ट करते हैं, बाद में इसका नाइट्रिफिकेशन होता है और ये हमारा नाइट्राइट्स के रूप में चेंज हो जाता है, जो कि सॉइल में होता है। अब यहाँ फिर इसका नाइट्रिफिकेशन हुआ और ये बदल गया किसमें, नाइट्रेट के रूप में। तो आपने देखा कि नाइट्राइट्स और फिर आपने देखा नाइट्रेट, ये दो कौन बनाया, अमोनिया। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि ये अमोनिफिकेशन के दौरान जब अमोनिया बना होगा तो यहाँ पर धीरे धीरे देखिए अमोनिया बना हुआ है और ये एनिमल ये सॉइल में होते हैं, ध्यान दीजिएगा। फिर अमोनिया से नाइट्रेट, फिर नाइट्राइट से नाइट्रेट, ये चेंज होता रहता है विद द प्रोसेस द नाइट्रिफिकेशन, राइट। अब यही क्या करता है कि ये जो अमोनिया भाई से हमारा कहाँ पर, ये प्लांट प्रोटीन के रूप में इसको यूज करता है, ठीक है ना। अब प्लांट प्रोटीन्स के रूप में इसको यूज करेगा, यहीं पर ये जो नाइट्रेट्स होता है जो सॉइल में है, इसको भी ये पौधा प्लांट ले लेता है प्रोटीन बनाने के लिए, जिसको बोलते हैं एसिमिलेशन कहा जाता है, क्योंकि ये प्लांट रूट के द्वारा एब्जॉर्ब करता है, ठीक है ना। तो इसको एब्जॉर्ब करता है रूट के द्वारा। और ये जो है डेड प्लांट, यहाँ पर डिकम्पोजर भी हो सकता है, डिकम्पोजर या डेड प्लांट क्या करता है, इसको अमोनिफिकेशन के माध्यम से प्लांट के पास इस तरह से ये सब पहुंच जाते हैं। और फाइनली यहाँ देख सकते हैं कि जो नाइट्रोजन है गैस, यानी जो हमारे एटमॉस्फेयर में है, यहाँ से नाइट्रेट्स को ये लेता है, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन, और यहाँ से नाइट्रोजन गैस हमारा फिर यहाँ पहुंच जाता है नाइट्रेट्स के फॉर्म में, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन, राइट। इतनी बातें ध्यान रखिएगा और ये हमारा आगे सर्कुलेट करता है, पूरा का पूरा चलता रहता है।
बात क्लियर है? चलिए अब इसमें थोड़ा सा मैंने कुछ पॉइंट्स लिखा, आप समझ लीजिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। जैसे मैंने लिखा है कि प्रोटीन्स या कोई डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है ना, क्या करता है, ये कन्वर्ट करता है या इसको चेंज करता है किसमें, अमोनिया में। यानी हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोटीन होगा, जो भी डेड डिके ऑर्गेनिज्म होगा, ये सब चेंज हो जाते हैं, यानी कन्वर्जन होता है किसमें, अमोनिया में, ठीक है ना, अमोनिया में चेंज हो जाते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं अमोनिफिकेशन। ध्यान देना, इसको अमोनिफिकेशन कहते हैं। कौन करता है, ये फंजाई करता है, बिकॉज ये भी सैप्रोफिटिक के नेचर का होता है। तो अमोनिया में चेंज कर देता है, जितने भी सड़े गले चीज होते हैं उनको चेंज करना अमोनिया में, दैट इज कॉल्ड अमोनिफिकेशन विद द हेल्प ऑफ द फंजाई विच एक्ट लाइक द सैप्रोफिटिक इन नेचर। दूसरा है, अमोनिया को हमने चेंज कर दिया नाइट्राइड्स में। किसमें कर दिया, अमोनिया को हमने चेंज कर दिया नाइट्राइड्स में। तो ध्यान देना, अमोनिया को जब हमने नाइट्राइड्स में चेंज कर दिया तो उसको बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। अमोनिया को नाइट्राइड में चेंज करना नाइट्रिफिकेशन कहलाता है। कौन करता है, तो बहुत सारे ऐसे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होते हैं जो कि देखेंगे कहाँ से, रूट के द्वारा क्या करते हैं ये थ्रू द रूट ऑफ प्लांट, प्लांट के रूट से इसको एब्जॉर्ब करते हैं और फाइनली इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये अमोनिया है, ध्यान देना, ये अमोनिया है, और यहाँ पर मैं चीजें लिख देता हूँ, चीजों अमोनिया है। और अमोनिया के साथ साथ आप देखेंगे कि कैसे ये नाइट्राइड्स में चेंज, देखो ये नाइट्राइड्स है, क्या ये वाला, ध्यान से देना, ये नाइट्राइड्स है, ये नाइट्राइड्स में बदला हुआ कैसे, तो नाइट्रोसोमोनास, ठीक है ना। देखो इसको हम बोलते हैं नाइट्रोसोमोनास बैक्टीरिया, ठीक है ना। ये बदल गया हमारा किसमें, नाइट्राइट में। ध्यान से देखना, अब ये नाइट्राइट्स हमारा नाइट्रेट में चेंज होगा, यानी कि अब ये बदलेगा NO3 में। ये कौन करवा रहा है, तो नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया। कौन है ये, नाइट्रो बैक्टर। यानी आपने देखा, ये नाइट्रोसो मोनास बैक्टीरिया चेंज करता है, इसको नाइट्रोबैक्टर चेंज करता है किसमें, नाइट्राइट में। तो ये आप देख सकते हैं नाइट्रेट और नाइट्राइट में कैसे अमोनिया कन्वर्ट हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं, क्या कहते हैं इसको, नाइट्रिफिकेशन कहा जाता है, राइट। अब देखेंगे दोस्तों, इसमें एक थर्ड आएगा कि इसमें ये जो हमारा नाइट्रेट होता है, ये नाइट्रेट हमारा नाइट्राइट में चेंज हो जाता है, इसको बोलते हैं डीनाइट्रिफिकेशन। नाइट्रेट का नाइट्राइट में चेंज हो जाना कहलाता है डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर है बात? उम्मीद करता हूँ कि ये हमारा जो चार्ट है छोटा सा, आपको समझ में आया होगा। समझ में आई बातें? तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर थोड़ा सा और बचा है जिसमें मैं और कुछ बता देता हूँ, क्लियर हो जाए मामला। इसी में एक चीज मैं और बता देता हूँ। देखिए मैं लिख नहीं रहा हूँ उसको, कार्बन साइकिल अगर आपसे पूछा जाता है तो सिंपल बता दीजिएगा, कार्बन ऐसा होता है कि ये हमारे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड है ये। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ये कह नहीं सकता कि हमारे पास कार्बन नहीं है। चाहे वो आप समझ सकते हैं कि ग्रेफाइट है, डायमंड है, ये सब उसी के एक रूप है। बॉडी में अगर आपको कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, विटामिन, फैट्स वगैरह जो भी चाहिए, ये सब कार्बन से ही बने होते हैं। तो सोच सकते हैं कि कार्बन हमारे जीवन में कितना अहम रोल प्ले कर रहा है। कार्बन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। आप कार्बन के अगल बगल घिरे हुए हैं, लकड़ी जलाते हैं, कार्बन ही है। समझ में आई? यानी जितनी भी चीजें सब कार्बन की हैं। हालांकि कार्बन एक प्रकार से आप कह सकते हैं जैसे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, एनिमल्स होते हैं, जिसका इंडोर एक्सोस्केलेटन भी कहीं ना कहीं कार्बन से ही, उसके कार्बोनेट से मिल करके क्या होता है, बना रहता है। तो कार्बन क्या होता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में है तो बहुत कम मात्रा में, 0.0 समथिंग प्रतिशत में है, 3% में होगा। लेकिन यही कार्बन क्या करता है कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड, सॉरी, ये कार्बन जब ऑक्सीजन के साथ मिलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड रोल प्ले करता है। कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें जब निकलती हैं तो ये हमारे एटमॉस्फेयर में क्या होती हैं, इनका नुकसान भी देखने को मिलता है। हालांकि जब कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है तो इसको प्लांट टेक ओवर कर लेता है। इसको क्यों प्लांट लेता है, इसलिए ताकि वो कहता है कि बेटा मैं CO2 को लेता हूँ और मानव जैसी जातियों को या जितने भी लिविंग जाति है मैं उसको जीवन दान देता हूँ। क्योंकि अगर ये बढ़ जाएगा, अगर यही CO2 हमारे एटमॉस्फेयर में बढ़ जाए तो सोचिए कि इतना ज्यादा यहाँ पर ग्रीन हाउस इफेक्ट हो जाएगा, जिसमें मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब मिल करके इतना ज्यादा हीट बढ़ा देते हैं इस अर्थ का, जिसकी वजह से ये रिफ्लेक्ट भी हो जाती है। रिफ्लेक्ट होकर के पूरे एटमॉस्फेयर को गर्म कर देती है, और गर्म करने के बाद हमारे पूरे के पूरे क्षेत्र का टेम्परेचर बहुत ही कैसे टेम्पर हाइक हो जाता है। और टेम्पर हाई हो जाने से
जो लिविंग्स होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं, वो धीरे-धीरे विलुप्त हो जाते हैं, मरने की कगार पे आ जाते हैं। यानी कह सकते हैं कि पूरे के पूरे जो जीवन का रोज़मर्रा है, उस पूरे तरीके को ही बदल देते हैं, इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। इसका सबसे जीता जागता एग्ज़ाम्पल आप इस साल के जनवरी में आप जून में देखा होगा आपने टेम्परेचर कितना तेज़ था। जस्ट यही है ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट का खेल है। जब आप डिफ़ॉरेस्टेशन करते हैं, तो प्लांट है ही नहीं, तो पेड़ कौन करेगा? आपके द्वारा निकाले हुए CO2 को कौन पिकअप करेगा? ये पिकअप करने वाले ही CO2, इसीलिए हम लोग प्लांटेशन करवाते हैं। अगर यही ग्रीन हाउस इफेक्ट की वैल्यू बढ़ जाए तगड़ी मात्रा में, तो हम लोगों को पता होगा कि ग्लोबल वार्मिंग हो जाता है। और ग्लोबल वार्मिंग एक प्रकार से जो बर्फ का टीला होता है, वो बर्फ के टीले को पिघाल देती है, यानी उसको मेल्ट करती है। मेल्ट करने से जो वाटर का लेवल होता है वो बढ़ जाता है। और आप जानते हैं कि तनिक भी इंच भर अगर वाटर लेवल बढ़ा, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं, बहुत सारे ऐसे शहर हैं जो समुद्र के किनारे पे बसे हुए हैं, उनका तो जीवन यापन तबाह हो जाएगा। तो सोच सकते हैं एक छोटी-सी गलती, छोटी-सी भूल पूरे के पूरे शहर को नस्ते-नाबूद करने की क्षमता रखती है। तो ये हम बताना चाहते थे कि हाँ, कार्बन साइकिल जो होता है इस प्रकार से मूव करती है और चलती रहती है, ये भी सर्कुलेट करती है पूरे एटमॉस्फेयर में, पूरे इकोसिस्टम में, राइट? चलिए, अब इसको आप इसमें सॉल्व लीजिए। अब मैं ऑक्सीजन वाला बता देता हूँ, बस इसको खत्म करता हूँ। चलिए भैया, अब इसमें थोड़ा-सा ये देख लीजिए जिसमें ये कंप्लीट हो चुका है। आप जानते हैं ऑक्सीजन का साइकिल, बहरहाल ऑक्सीजन का क्या साइकिल आपसे बताऊँ? ऑक्सीजन तो आप जानते हैं कि बिना ऑक्सीजन के किसी व्यक्ति को सर्वाइव करना बहुत ही मुश्किल है। ज़्यादा दूर मत जाइए, अभी लास्ट कुछ ही साल पहले आपने देखा कोरोना जैसी महाकाल जब हमारे यहाँ चली, तो आपने देखा कि किस तरह से हमारे यहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन हुआ, लोगों को ऑक्सीजन देना पड़ रहा था। इतनी ज़्यादा समझ लीजिए जैसे महामारी कोई बीमारी चल जाती है, सेम प्रोसेस हर 2 छोड़ करके चौथे तीसरे में ऑक्सीजन लगा हुआ है। क्यों? ऑक्सीजन है नहीं, हमारा एटमॉस्फेयर इतना श्योर प्योर है नहीं जिससे हमें शुद्धता के साथ ऑक्सीजन मिल सके। क्योंकि हमने ही डिफॉरेस्टेशन किया, हमने ही पूरे प्लांट को कट कर दिया, हम अगल-बगल के पूरे क्षेत्रों में गंध मचाए हुए हैं। तो कैसे हमारा एटमॉस्फेयर प्योर हो पाएगा? कहा जाता है कि नेचर को अगर कोई तकलीफ आप देंगे तो नेचर अपना हिसाब आपसे खुद कर लेगा। हमने खूब तगड़ा खेल बनाया, इस तरह से कटिंग किया, कटाया, ये वगैरह-वगैरह बनाते रहे, घर बनाते गए, रेलवे स्टेशन बनाते रहे, अलग-अलग ऑफ़िस बनाते गए, कारखाने बनाते गए, हमने पेड़ को काट दिया, डिफ़ॉरेस्टेशन कर दिया, अलग-अलग प्रकार की जो चीज़ें थी जिसमें जीव निवास करते थे, एनिमल्स पाए जाते थे, अलग-अलग प्राणी पाए जाते थे, उनके घर को हमने तोड़ दिया, यानी उनका जो निवास स्थान था उसको हटा दिया, उनके निच को मैंने खत्म कर दिया। तो ज़ाहिर-सी बात है कि आपने नेचर के साथ छेड़छाड़ किया है तो अब वो आपके साथ करेगा। इसीलिए नेचर के साथ छेड़छाड़ नहीं करना है, क्योंकि जब वो करता है तो जान लीजिए कि पूरा का पूरा एक कह सकते हैं वंश तो छोड़ दीजिए, पूरा अस्तित्व मिटा देता है। इतनी ज़्यादा ताकत होती है नेचर में। तो इसीलिए नेचर के साथ खिलवाड़ किया गया जिसका रिजल्ट हमारे आपके सामने था। ऑक्सीजन की कमी इतनी तगड़ी कि जिसको मिलना भी मुश्किल था। सोचिए ऑक्सीजन के लिए मर गए हम लोग हैं। इतना ज़्यादा ये बीमारी थी। दिखा दिया नेचर ने कि देख लीजिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर आप कुछ समय के लिए नहीं सुधरे तो। तो ऑक्सीजन को आप जानते हैं कि इसको पाना तो अलग-अलग जगहों से मिल जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि जैसे कार्बन और नाइट्रोजन इम्पोर्टेंट थे, ठीक उसी तरह से ये भी अपने आप में बेसिक एलिमेंट है, जो कि लगभग 21% आपको देखने को मिलेगा कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपके सामने दिखाई पड़ता है। हालाँकि आप जानते हैं कि जो साइकिल जो मेंटेन करता है ऑक्सीजन के लेवल को, उसको बोलते हैं एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर के में ऑक्सीजन के लेवल को जो मेंटेन करे, उसको बोलते हैं हम लोग क्या? ऑक्सीजन साइकिल कहा जाता है। ठीक है? हुआ क्या? देखिए जैसे आपने फोटोसिंथेसिस किया, अब जब फोटोसिंथेसिस होता है तो आपको पता होगा कि प्लांट फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या करता है? हमारे द्वारा निकाले हुए जो गैसियस यानी जो हार्मफुल गैस है CO2 उसको अपटेक करता है। बदले में हमें क्या देता है? भोजन तो बनाता ही बनाता है, साथ ही साथ हमें ऑक्सीजन देता है। हालाँकि कुछ अमाउंट्स में ऑक्सीजन खुद भी रोक सकता है ताकि उसके भी फूड को ब्रेक डाउन करने में मदद मिले। अब यही ऑक्सीजन हमारे पास आ जाता है। तो ये तो यहाँ मिल जाता है फोटोसिंथेसिस से। रिस्पायरेशन, जब रिस्पिरेशन होता है तो वहाँ से CO2 हमको अपटेक चाहिए वहाँ से वो भी मिलता रहता है। CO2 आप जानते हैं कि हमारे द्वारा रिलीज़ किए गए रिस्पिरेशन के दौरान CO2 निकलता है, प्लांट उसको अपटेक करता है, बदले में O2 देता है। वाटर के द्वारा भी ऑक्सीजन मिल जाते हैं, हालाँकि कुछ एनिमल्स में ये सॉल्युबल ऑक्सीजन को ही लेते हैं, मछली-वछली जैसे गिल्स के माध्यम से। फिर देखेंगे C6H12O से कुछ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जिसको ब्रेक डाउन होने से भी ऑक्सीजन मिलता है। तो ध्यान दीजिए इन सबके
ब्रेकिंग करने के लिए, इनको तोड़ करके सही सलामत शरीर में फिट करके बैठाना, व्यवस्थित तरीके से ग्रोथ करवाना, ये सब जिम्मेदार हैं, लेकिन इनको ऑक्सीजन चाहिए चाहिए। जब मिलता है तो ये अपना काम शुरू करते हैं। तो सोच लीजिए बिना ऑक्सीजन के पूरा का पूरा मेटाबॉलिक एक्टिविटी डिस्टर्ब है तुम्हारी, है ना? तो वो जरूरी है भाई साहब। फिर देखेंगे ओजोन लेयर। आप जानते हैं ओजोन लेयर का डिप्लेशन यानी ओजोन लेयर को बेधना, छेद देना। ओजोन जैसी लेयर हमारे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं बताऊंगा कि आप देखेंगे जो हमारा ये इक्वेटर है ना, ये जैसे अर्थ, अर्थ का ये एरिया हमारा कहलाता है इक्वेटर, जो कि 0 डिग्री पे है। इसके ऊपर आप जाएंगे तो ये आपको 23 हाफ पे मिलेगा नॉर्थ पे, जिसको आप बोलते हैं कर्क रेखा। और यही 23 हाफ पे आप आते हैं साउथ में तो आपको मिलता है मकर रेखा। ठीक है ना, स्कॉर्पियन लाइन और ट्रोपियन लाइन। ठीक है, अब ये क्या करते हैं, इन पर आप देख, ये तो आपका पोल है, पोल पे तो बर्फ रखा हुआ है। ये इक्वेटर एरिया पे आप देखेंगे साथियों, यहाँ पर, यहाँ से लगा करके लगभग लगभग जब ऊपर आप पढ़ते हो यहाँ, यानी लगभग 23 से 25 किलोमीटर ऊपर आप जाते तो आपको ऐसे लेयर मिलता है, ऐसे जैसे लगेगा कि कोई पन्नी छाया हुआ है, तंबू छाया हुआ है। ये लेयर है, परत है किसका, ओजोन का। ताकि ये जानती है कि जो हमारी व्हाइट रेज आ रही हैं सन से, वो रेडिएशन सारी की सारी इंपॉर्टेंट नहीं, उसमें हानिकारक रेडिएशन है जैसे अल्ट्रावायलेट। अब गलती से कहीं वो चला आया तो ह्यूमंस के शरीर को तो स्किन कैंसर कर देगा, है ना? स्किन कैंसर देगा, अलग अलग प्रकार के केमिकल डिजीज काज कर देगा, यानी केमिकल रिएक्शन हो जाएगा बॉडी पे, इतना ज्यादा प्रॉब्लम कर सकता है। तो उसी को रोकने के लिए हम लोगों ने ओजोन लेयर्स को जाना कि हाँ ओजोन लेयर कुछ है। जब साइंटिस्टों ने बनाया, हमको लगने लगा कि हम कैसे सुरक्षित होते हैं इस प्रकार के रोगों से, तो पता लगा ओजोन लेयर है जो 23 से 25 किलोमीटर ऊपर आपको दिखाई पड़ेगा इक्वेटर पर, हम जब इसको मेजरमेंट करते हैं वहां से। ठीक है, हुआ क्या कि दोस्तों ये ओजोन क्या होता है कि ऑक्सीजन जब ऊपर की तरफ जब फ्री अवस्था में प्रेजेंट होता है उसी को हमने क्या कह दिया, हमने कह दिया ये ओजोन है, यानी ओजोन प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ऑक्सीजन, प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ द ओजोन। ओजोन क्या होता है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ ऑक्सीजन को हमने एटम के साथ रिएक्शन करा दिया जिससे O3 बन जाता है, यानी ओजोन एक 3 एटम का है, या देख लीजिए 3 एटम ऑफ ऑक्सीजन, जिसको बोलते हैं ट्राई एटॉमिक। समझ में बात है? क्या होता है, हाइट पर कहा 23 से 25 किलोमीटर है, इक्वेटर के ऊपर है। अल्ट्रावायलेट रेस को प्रिवेंट करता, रोकता है कि अर्थ पे ना जाओ, आदमियों को नुकसान ना करो। एक संस्था था जिसका नाम था ब्रिटिश अंटार्कटिका एटमॉस्फेरिक सर्वे, जो का नाम होता है शॉर्ट फॉर्म में बांस। बांस मारते हैं लोग ना, तो ये बांस है। इसने कहा, किसने, ब्रिटिश अंटार्कटिका एटमॉस्फेरिक सर्वे ने कहा, कहा कि भाई साहब ऐसा है ना कि 70%, यानी लगभग 1993 की बात है, 70% आप देख लीजिए कि ओजोन का जो डिप्लीशन हो चुका है। कहाँ, ये साउथ पोल पर बताया गया था, 1993 में ही बता दिया गया था, सोच सकते हैं। हालांकि इसके बहुत सारे हमने एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइम पर किया है। हमने अक्टूबर 1980 में किया है, हमने यहीं पर देखा ना अक्टूबर ही चल रहा है इसमें, ये हमने 1985 में किया, अक्टूबर हमने 1990 में किया है, हमने 1991 में किया है, अक्टूबर 2012 में। अलग अलग सर्वे के अनुसार देखा गया है कि यहाँ ओजोन के लेयर्स में थोड़ा बहुत गैप है, यानी हम कह सकते हैं कि गोला है, धंसा हुआ है, गड्ढा है। उसी होल को हम लोग देखते हुए भयभीत हैं। बताया गया कि इसकी मुख्य जिम्मेदारी बहुत सारे पोल्यूशन होते हैं, पोल्यूशन को रोकिए, रेफ्रिजरेटर से निकलने वाले कार्बन फ्लोरोकार्बन को रोक लीजिए, ये सब जान लीजिए कि बहुत ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। हालांकि एक मापदंड दिया गया है सारे कंट्रीज को कि हाँ कितने अमाउंट्स में आप अपने कंट्री से पोल्यूशन को निकाल सकते हैं। ज़्यादा निकालेंगे तो उसका भुगतान आपको देना पड़ेगा, सजा मिलेगी अलग से। हालांकि निकालने का मौका ही नहीं देना चाहता है, नहीं तो सबको नुकसान झेलना पड़ सकता है। तो ये चीज़ें थी इम्पोर्टेंट आज के लेक्चर में। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये हमारा छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी मदद देगा। अगर आप अच्छे से पढ़ेंगे तो बढ़िया सा नोट बनाइए, मजे से पढ़िएगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत आती भी है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन दीजिएगा, वहाँ पे आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों हम लोगों ने 9th के शुरू से लेकर अंत तक चैप्टर्स को आज फिनिश कर दिया है। ये आप लोगों के प्यार के बदौलत हम लोगों ने सारे चैप्टर्स को बेहतर तरीके से बढ़िया नोट्स के साथ कंप्लीट कर दिया है। अब हम लोग मिलते हैं एक वन शॉर्ट लेक्चर्स में, जिसमें 40 से 45 मिनट में हम इस पूरे चैप्टर्स को समाप्त करेंगे, एक एक चैप्टर को। और चलिए फिर मिला जा रहा है वन शॉर्ट लेक्चर्स में, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, इसमें शॉर्ट इसका ले लीजिए। थैंक यू सो मच।